हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता की एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे बच्चों, और आपने कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ लिया होगा बखूबी। बस क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली सोचने की जरूरत है। प्रैक्टिकली सोचिए, एक्चुअली ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो सकता है, उसको माइंड में प्रैक्टिकली लाइए तो आपको हर पॉइंट एकदम डीपली क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और जो मैं समझाने की कोशिश करता हूं उस पर भी फोकस किया करो। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस रह गए आज हम उन्हें कराने वाले हैं और आज आपकी एक्सरसाइज भी हम समाप्त कर देंगे। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक्सरसाइज 13.1 इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझने हैं। ये हमें सिर्फ चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं सिखाएगी, बल्कि 85% क्वेश्चन यहीं से आते हैं बच्चों। ठीक है, तो 13.1 के हमने आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे वो 11 तक करा दिए थे। 11 के अंदर 3 क्वेश्चन थे, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गए थे बच्चों, वो हमने कल आपको कंप्लीट करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहा है। इसमें कहा है, मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। मतलब जब बच्चे का जन्म होगा तो हो सकता है वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों की बराबर संभावना है। ठीक है, यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की या लड़के होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात क्या है कीजिए। यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की हो या न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, तो कुल मिला के बच्चों 2 बच्चे एक परिवार में हैं तो पॉसिबिलिटी इक्वल है कि वो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। तो संभावना क्या बनेगी उनको हम लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, परिवार में 2 बच्चे होने की प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि यानी S बराबर, भाई 2 बच्चे होंगे तो ये भी हो सकता है वो पहला बच्चा जो है लड़का हो, अगर लड़के को हम B माने और लड़की को G माने तो हो सकता है पहला बच्चा लड़का हो और दूसरा बच्चा भी लड़का हो। ठीक है, या हो सकता है पहली बच्ची लड़की हो दूसरी बच्ची भी लड़की हो। ठीक है, या ये हो सकता है पहला बच्चा लड़की हो दूसरा बच्चा लड़का हो, या ये भी हो सकता है पहला बच्चा लड़का हो और दूसरी बच्ची लड़की हो। तो कुछ भी कंडीशन बन सकती है। भाई 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हुए तो पहले हुआ होगा एक फिर दूसरा, तो पहले हुआ हो सकता है वो लड़का हो और दोबारा में हुआ वो भी लड़का हो जाए, या फिर मान लो पहले हुआ लड़की दोबारा में लड़की हो जाए, या ये भी हो सकता है पहले हुई लड़की बाद में लड़का हो जाए, लड़का भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है पहले लड़का हुआ बाद में लड़की हुई हो। तो कुछ भी कंडीशन बन सकती है, जो जो पॉसिबिलिटी बन सकती थी वो हमने ले ली। तो यहाँ से अगर हम बात करें NS तो कितना होगा बच्चों 4। ठीक है, अब E बराबर क्या दे रखा है कि दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता, तो दोनों बच्चों के लड़की होने की, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता पूछी है। तो दोनों बच्चों के लड़की होना क्या होगा भाई, लड़की होने में क्या 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 पॉसिबिलिटी आएंगी, दोनों बच्चे लड़की हों, तो दोनों बच्चे लड़की हों मतलब पहला भी बच्चा लड़की और दूसरा बच्चा भी लड़की, तो एक ही सैंपल पॉइंट बनेगा। तो NE कितना आ गया यहाँ से 1। तो आप निकालना चाहें PE तो PE कैसे निकलेगा, NE/NS, तो NE आ गया प्यारे यहाँ से हमारा 1 और NS आ गया 4, 1/4। और पहले पॉइंट में F घटना, इसमें कहा है बच्चों सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, सबसे छोटा बच्चा क्या हो, लड़की हो। भाई सबसे छोटा बच्चा लड़की होनी चाहिए। इट मीन सबसे छोटा बच्चा कौन सा होगा, जो पहले नंबर पे हुआ वो बड़ा, दूसरे पे हुआ वो छोटा। इट मीन दूसरे नंबर पे आना चाहिए वो लड़की होनी चाहिए, और पहले नंबर पे चाहे कुछ भी आ सकता है। भाई उसने दूसरे नंबर पे कहा तो दूसरे नंबर पे, यानी दूसरे नंबर मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो आपको खुद सोचना पड़ेगा। सबसे छोटा मीन्स जो दूसरे नंबर पे होगा, तो सबसे छोटा बच्चा लड़की होनी चाहिए, और बड़ा बच्चा चाहे लड़की हो लड़का हो कुछ भी हो सकता है, इसके तो कुछ कहा नहीं है। तो पहला दूसरा सबसे छोटा बच्चा इट मीन्स दैट कि दूसरे नंबर वाला लड़की होनी चाहिए। तो क्या क्या बनेगी, हो सकता है पहले लड़की हो दूसरी लड़की हो, ये चल जाएगा क्योंकि दूसरे नंबर पर तो छोटा बच्चा जो है ये तो लड़की है ना, या ये भी हो सकता है बॉय हो फिर गर्ल हो, तो छोटा बच्चा गर्ल लड़की बन रही है। ठीक, और कोई कंडीशन बन सकती है और कोई कंडीशन नहीं बन रही है। भाई जो दूसरे नंबर पे वो लड़की होनी चाहिए, छोटा होगा तो दूसरे नंबर पे हुआ होगा, तो छोटे दूसरे नंबर पर लड़कियां ही चाहिए, और पहले नंबर पर कुछ भी आ सकता है, तो पहले नंबर पर गर्ल भी आ सकती है, दूसरे पर तो गर्ल चाहिए ही चाहिए।
पहले पे बॉय भी आ सकता है, दूसरे पे गर्ल होनी चाहिए। तो कितनी वरना यहाँ पे NF कितना आ रहा है बच्चों, NF आ गया 2। तो PF कैसे निकालेंगे, तो NF अपॉन NS, तो ये आ गया 2/4 यानी 1/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी PE/F बराबर, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले कॉमन ले लेते हैं भाई। ठीक है, तो कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, E/F। तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट है एक भी नहीं, कॉमन पॉइंट एक है, सॉरी ये रहा है ना, एक है ना, एक। तो NE/F आ गया 1। तो PE/F कैसे निकालेंगे, तो NE/F, ये फॉर्मूले आपको बस अच्छे से याद हो यार, है ना। और यहाँ पर नहीं P आएगा, PE/F अपॉन PF। तो इसकी वैल्यू कितनी निकाली है आपने, इसकी प्रोबेबिलिटी PE/F बराबर, ओफो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना हम अभी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, वो भी किसकी, PE/F की। तो ये आएगा NE/F अपॉन NS। तो ये आ रही है इसकी NE/ आ गया 1 और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है NS की 4, तो 1/4। अब हम निकालेंगे PE/F। तो PE/F अपॉन PF, भाई PE/F बराबर PE/F अपॉन PF। तो इसकी वैल्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 और इसकी प्रोबेबिलिटी PE की, तो सॉरी PE की नहीं, PF की। तो PF की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी अभी कितनी है, 1/2। तो 1/2, 2 2 जा 4, तो क्या आ गई 1/2। दिस इज योर आंसर। तो आपको दिमाग ये लगाना है कि भाई 2 बच्चे हैं तो कुछ भी हो सकता है, लड़का लड़की, लड़की लड़की, या लड़का लड़की समथिंग 4, NS 4। दोनों बच्चों के लड़की होना, तो दोनों में लड़की होने के लिए तो GG आ सकता है। ठीक है, तो 1/4 आ जाएगी। इसमें छोटा बच्चा लड़का हो, इट मीन्स दूसरे नंबर पर लड़की आए, पहले पे कुछ भी आए, दूसरे नंबर पर लड़की, दूसरे नंबर पर लड़की, पहले पे लड़का भी आ सकता है, लड़की भी आ सकती है। 2 प्रोबेबिलिटी और कॉमन पॉइंट आ रहा है G और GG दोनों में। ठीक है, तो यहाँ से 1 आ गया, प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब हम लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो ध्यान देना है वो ओनली ऑन कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब 13 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिकली आप सोचें तो फिर आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें क्या है बच्चों कि एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि इन प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यदृच्छा चुना जाता है, इन प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यदृच्छा चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता बताइए। चलिए, तो यहाँ पर देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, लैंग्वेज को डीपली समझें, क्या क्या गिवन है वो सब लिखने की कोशिश करें पहले। तो क्या एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 2 टाइप के हैं, एक तो आसान टाइप के और एक कठिन टाइप के, 2 प्रकार के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और उनका जो टाइप है, यानी यहाँ पर हमें थोड़ा सा टेबल ड्रॉ कर लेते हैं एक। ठीक है बच्चों, तो एक तो है आसान और एक है कठिन टाइप के प्रश्न। ठीक है, और यहाँ पर फिर एक तो है सत्य असत्य टाइप के और एक है बहुविकल्पी टाइप के। तो सत्य असत्य, सत्य असत्य, और एक है बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, ये हैं बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चंस हैं बच्चों। ठीक है, चलिए ठीक है, और चलो तो देखिए इसमें ये कहा है कि सत्य असत्य टाइप के एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान, 300 सत्य असत्य प्रकार के लेकिन आसान, तो 300 तो सत्य असत्य प्रकार के हैं लेकिन वो आसान हैं, आसान प्रश्न हैं, और 200 सत्य असत्य प्रकार के ही हैं लेकिन वो कठिन हैं। इट मीन्स सत्य असत्य प्रकार के ही हैं लेकिन वो कठिन है, तो कठिन में लिख दीजिए। ठीक है,
500 बहुविकल्पी हैं लेकिन वो आसान है, ठीक है। तो 500 नहीं 200 तो हो गया ना, कठिन में भी आ गया, यस आगे का है 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न हैं। तो 500 बहुविकल्पी प्रकार के लेकिन आसान है, तो 500 यहाँ आएगा, ठीक है। और 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है, तो 400 हैं भाई बहुविकल्पी प्रकार के हैं लेकिन कठिन है, तो कठिन वाली लाइन में हो गई, ठीक है। तो यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यथाच्छा चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता, आसान प्रश्नों में से बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता, तो भाई आसान प्रश्न टोटल चाहिए, बहुविकल्पीय टोटल चाहिए, तो यहाँ पे कुल प्रश्न और कर लीजिए आप, कुल तो यहाँ पे कुल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, यहाँ पे लिखेंगे आप अंदर बॉक्स में। तो भाई कुल आसान सत्य प्रकार के क्वेश्चन कितने हो गए 500, और कुल बहुविकल्पी प्रश्न हो गए 500 400 900। और अगर हम ये भी बात करें, क्योंकि हमसे जो पूछी है ना प्रोबेबिलिटी, वो पूछी है कुल आसान लेकिन बहुविकल्पी है, तो कुल बहुविकल्पी चाहिए और कुल आसान चाहिए, तो यहाँ भी योग कर लो भाई, यहाँ भी योग करो। आसान प्रश्न कुल कितने हैं, तो 300 तो सत्य प्रकार के आसान है और 500 सत्य बहुविकल्पी आसान है, तो कुल मिला के हो गए 800, ठीक है। और कठिन कितने हैं कुल प्रश्न 600, और तो ये टोटल प्रश्न कितने हो गए ग्रांड टोटल 1400, ठीक है, ग्रांड टोटल 1400 हो गए, ठीक है, इस तरीके से, यस। अब देखिए, अब थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िएगा, देखिए एक बार फिर पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन को, जो कि यहाँ पर ये टेबल बनाना थोड़ा सा समझ से आना चाहिए, आपको परे नहीं होना चाहिए। एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य प्रकार के आसान प्रश्न है, तो सत्य प्रकार के 300 लेकिन आसान, ठीक है, और 200 सत्य प्रकार के हैं लेकिन वो कठिन है, तो सत्य के सामने लेकिन कठिन। 500 बहुविकल्पी हैं लेकिन वो आसान है, तो यहाँ 400 बहुविकल्पी तो हैं लेकिन कठिन है, तो यहाँ, ठीक है। तो हमसे ये पूछा है इसमें, देखो यहीं बस ध्यान देने की जरूरत है तुम्हें कि तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता, तो हमने जो है कुल आसान प्रश्न लिख लिए, कुल कठिन प्रश्न, और कुल सत्य कितने हैं, और कुल बहुविकल्पी कितने हैं, और ज्ञान टोटल कितना है 1400, ठीक है। अब इसमें ई को हम क्या लेंगे, इसमें कहा है कि आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या है, आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता पूछी है। तो भाई बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हैं, आसान प्रश्न की लेकिन बहुविकल्पीय, तो बहुविकल्पी कितने हैं 900, तो भाई NE कितना आ जाएगा यहाँ से, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी NE, हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि NE बराबर 900, ठीक है। और ये हमें प्रायिकता बतानी है कि आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता कितनी है, तो आसान प्रश्न F, आसान प्रश्न कितने हैं भाई, आसान प्रश्न है कुल 800, तो आसान प्रश्न यानी कि NF बराबर 800, ओके। तो अब हमें इसमें से ये कहा है कि आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता, ठीक है। तो आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता, तो आसान प्रश्न हो लेकिन हो क्या वो बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता, तो कॉमन क्या आएगा भाई, इसमें कॉमन आएगा E इंटरसेक्शन F, कॉमन क्या आएगा, आसान प्रश्न की लेकिन बहुविकल्पीय, तो आसान हो लेकिन वो बहुविकल्पीय हो, तो कौन सा आ रहा है कॉमन 500, ठीक है। तो NE इंटरसेक्शन है 500 आ गया। अब इनकी प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालेंगे, और NS हो गया ये 1400 ग्रांड टोटल जो है, ठीक है। तो PE अगर आप निकालेंगे यहाँ से, तो NE अपॉन NS, इट मीन्स दैट कि 900 बटे 1400, तो इससे ये कट गया, तो 9 बटे 14, और अगर यहाँ से आप PF निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा NF अपॉन NS, तो NF हो गया 800 और NS हो गया 1400,
ये कटेगा 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, तो 4/7। और पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस। इट मीन्स दैट कि 500/1400, तो 5/14, ठीक है। अब आपको निकालनी है पी ई अपॉन एफ बराबर एन ई पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ आ गया 5/14, ठीक है। और पी एफ आ रहा है आपका 4/7, 4/7, तो 7 दूनी हो गया 14, ठीक है। और 2 दूनी हो गया 4, 2 पंजे 10 आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता पूछी है। आसान प्रश्न हो लेकिन बहुविकल्पीय होने की, तो बहुविकल्पी कितने हैं भैया 900, आसान प्रश्न की कितने हैं भैया 800, ठीक है। और कॉमन बहुविकल्पी हो लेकिन आसान हो 500 कॉमन। इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल के आप इसको लिख दीजिए और आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है 13 जो है कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। ऐसे ही आप आने वाले क्वेश्चंस को करेंगे तो आपकी बात जो है बनती जाएगी। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है। नेक्स्ट है बच्चों आपका 14। दिया गया है कि 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। मतलब 2 पासे हैं, फेंका जाता है, फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, मतलब दोनों पासों पर सेम संख्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता बतानी है, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता, यानी क्वेश्चन नंबर है 14। इसमें कहा है यह दिया गया है कि 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। भाई 2 पासों को फेंका जाता है और फेंकने पर जो प्राप्त संख्याएं वो कैसी हैं, अलग अलग आनी चाहिए। तो इसके लिए प्रतिदर्श समष्टि क्या आएगी, देखिए सुन लीजिए पहले। 2 पासों के लिए प्रतिदर्श समष्टि जो बनेगी उसके ये जो सैंपल पॉइंट बनेंगे, जो NS होगा, 2 पासों के लिए 6 × 6 यानी 36 आएगा, ठीक है। अब इसमें एक कहा है कि ई क्या कह रही है, ई घटना में ये कहा है कि पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न हैं। दोनों पासों प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हों, यानी दोनों पहले पासे को फेंकें और दूसरे को फेंकें, तो दोनों पर जो आने चाहिए डिजिट वो सेम नहीं आने चाहिए, तो अलग अलग आएंगे। तो क्या हो सकती हैं, देखो एक तो देखिए पहले 1 के साथ 2 आ सकता है, पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 2 आ जाए, अलग अलग है। पहले पे 1 दूसरे पे 3 है, 1 तो नहीं आ सकता क्योंकि 1 आना अलाउड नहीं है, सेम भिन्न समान हो जाएंगी ना। और यहाँ पे 1,4 हो सकता है, 1,5 हो सकता है, 1,6 हो सकता है, क्लियर। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कि 2,1 हो सकता है, 2,2 नहीं हो सकता, 2,3 हो सकता है, 2,4 हो सकता है, 2,5 हो सकता है, 2,6 हो सकता है, जब दोनों अलग हैं। 3,1 हो सकता है, 3,2 हो सकता है, 3,3 नहीं हो सकता क्योंकि सेम हो जाएंगे, 3,4 हो सकता है, 3,5 हो सकता है, 3,6 हो सकता है। यानी 1 2 3 4 5 ऐसी और भी बन रही हैं, ऐसी 4,1 भी हो सकता है, 4,2 भी हो सकता है, 4,3 हो सकता है, 4,4 नहीं हो सकता, 4,5 हो सकता है एंड 4,6 हो सकता है। 5,1 हो सकता है, 5,2 हो सकता है, 5,3 हो सकता है, 5,4 भी हो सकता है, 5,5 नहीं हो सकता, 5,6 हो सकता है, 6,1 हो सकता है, 6,2 हो सकता है, 6,3 हो सकता है, 6,4 हो सकता है, 6,5 हो सकता है, 6,6 नहीं हो सकता। तो ये
पॉसिबल कंडीशन है, मतलब दो पासों को जब हम फेंकें तो उन पर बस समान नहीं आना चाहिए। तो समान नहीं आना चाहिए तो मतलब कितने आएंगे भाई, तो बस एक एक गायब होगा। कौन कौन सा हट जाएगा, 1 1 हटेगा, 2 2 हटेगा, 3 3 हटेगा, 4 4 हटेगा, 5 5 हटेगा, 6 6 हटेगा। कुल मिला के 6 पॉइंट सैंपल पॉइंट घट जाएंगे टोटल 36 में से। तो कितने बनेंगे ये, 36 में से 6 हटने चाहिए। तो कुल मिला के ये आपके 30 होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 6 पंजे 30, यस 30 ही है बच्चों। तो यहाँ पर ये NE जो आ गया आपका NE वो आ रहा है 30, ठीक है। अब आगे कहा है कि दोनों पासों पर संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता। तो F क्या कह रही है, दोनों पासों पर संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। तो भाई अब ऐसे कौन कौन से होंगे जिन पे दोनों पासों का संख्याओं का योग 4 आएगा। तो 4 किस तरीके से आ सकता है, दोनों पासों पे 4 आना चाहिए। तो 2 2 तो नहीं ले सकते, क्योंकि 2 2 तो नहीं ले सकते, दोनों पासों पर भिन्न आना चाहिए ना, ये कह दिया उसने। तो दोनों पासों पर 4 आने के लिए और क्या क्या हो सकता है भाई, तो 1,3 हो सकता है, 3,1 हो सकता है, 2,2 नहीं ले सकते हम, क्योंकि दोनों पासों पर समान संख्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो 1,3 हो सकता है, 3,1 हो सकता है, और कोई तो है नहीं कंडीशन, तो इतने ही बनेंगे बस बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से NF जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2, ठीक है। अब कॉमन ले लीजिए इनमें E इंटरसेक्शन F। तो कॉमन सैंपल पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं भाई, जो इन दोनों में कॉमन हो। तो 1,3 है, 3,1, यस 3,1 है, 3,1 हो जाएगा, यहाँ पर होगा 3,1, ये रहा, ठीक है। और कोई तो 4 आएगा नहीं है सब, तो दोनों आ रहे हैं 1,3 और 3,1, ठीक है। यानी NE इंटरसेक्शन जो F आ रहा है वो आ गया 2, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है इनकी भाई, तो प्रोबेबिलिटी निकालो, यानी कि PE तो NE अपॉन NS। तो NE कितना है 30 और NS कितना है 36। तो 6 पंजे 30, 6 6 36, तो 6 पंजे 30, 6 6 36, मतलब 5/6 आ गया, ठीक है। PF निकालो, तो NF अपॉन NS। तो NF कितना है भाई 2 और NS कितना है 36, 18, 1/18 आ गया। और PE इंटरसेक्शन F निकालो भाई, तो उसके लिए NE इंटरसेक्शन F अपॉन NS। तो 2/36, मतलब 1/18। अब हमें निकालना है PE अपॉन F बराबर PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो भाई ये वैल्यू हमें दे रखी है टोटल, PE इंटरसेक्शन F 1/18 अपॉन PF, ये भी 1/18 है बच्चों, है ना। इससे कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपको करनी है, यानी आपको वो प्रायिकता, वो संभावना वाले लेनी है कंडीशन जिन पर जो है समान संख्या आना है, बाकी सब आ जाए। तो 36 हो गया, ठीक है। अब जिनका योग कितना आना चाहिए बच्चों, यहाँ पर योग की उसने कह दी कि 4 होना चाहिए। तो 4 भाई 4 होने की क्या क्या संभावना हो सकती है, 1,3, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आ सकता है, ठीक है। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आ सकता है, या फिर 3 में 1 को जोड़ लें आप, तब भी आप 4 ला सकते हैं। तो इन कंडीशनों को आप ध्यान में रखते हुए चलिए, ठीक है। तो आपकी समस्या खत्म बिल्कुल हो जाने वाली है। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मेन है ध्यान से पढ़ना। अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो फिर कोई समस्या इसमें नहीं जाएगी बच्चों, ठीक है, फिर कोई समस्या नहीं जाएगी। आंसर में बच्चों थोड़ी सी भिन्नता आ रही है।
हमसे एक कहीं मिस्टेक हुई है। कहाँ पे मिस्टेक हुई है बच्चों? थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कहीं हो रही है। पासों में संख्याओं का योग 4 होना चाहिए। तो 4 के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक पॉइंट हमारा रह गया, यहाँ 2,2 भी आना चाहिए, क्योंकि ये जो सैंपल पॉइंट है हम इसके अंदर से नहीं ले रहे, ये हम ले रहे हैं 36 में से। तो 36 में से ऐसे कौन कौन से हैं जिनका योग 4 आ जाएगा? तो 1,3 भी आ सकता है, 3,1, 2,2। यस, अब राइट होगा बच्चों। ये यहाँ पे 3 आप करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के ये जो हम लेते हैं ना, ये ई हमने कहाँ से लिए हैं? 36 में से, ये जो टोटल लिए हैं। और ये जो हम ले रहे हैं ये भी 36 में से लेंगे, तो 36 में से तो 2,2 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे NF हो जाएगा 3। तो फिर यहाँ पर जो कॉमन आएगा इन दोनों में, कॉमन तो ये 2 ही आएंगे। ठीक है, कॉमन तो यही 2 आएंगे सिर्फ, तो ये तो ठीक है। तो PE जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो ये PE भी ठीक होगा। जो PF है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, एक्चुअली यहाँ पे 3 आएगा बच्चों। क्या आएगा? 3 आएगा ऊपर, 3। और 3 से इसको काटेंगे तो 12 3 36, यानी 1/12 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम ये PE इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये भी आपका सही आ रहा है। तो यहाँ पर लास्ट में जो आपका लगने वाला है वो 1/12 लगेगा। कितना? 1/12। तो इसको 6 3 18 और 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 दूनी 12, मतलब 3/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर NF में 3 पॉइंट हो जाएंगे फिर अब। ठीक है, NF कहाँ गया हमारा? ये रहा, 3 पॉइंट हो गए, तो NF बराबर 3। तो इसकी जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे PF, तो NF/NS, तो 3/36, तो 12 3 36 हो जाता है, 1/12 आ जाएगा। ठीक है, और इनमें अगर बात करें कॉमन की, तो कॉमन तो भाई इन दोनों में क्या आएंगे? इसमें और इसमें 2 तो इसमें आ नहीं सकता, तो कॉमन तो ये 2 ही आएंगे। ठीक है, और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी 2/30 की 1/18 लगा देंगे, फिर आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा 3/2। चलिए, थोड़ा सा गलती पकड़ में आ गई, वरना गलती हो जाता है प्यारे। एक्चुअली यहाँ पर जो हम ले रहे हैं ना, E और F के जो सैंपल पॉइंट ले रहे हैं, वो E और F के सैंपल पॉइंट हम 36 में से लेंगे। तो 36 में तो सभी कंडीशन अवेलेबल हैं। E की कंडीशन थी ना वो, तो कि जिनका पर 2 संख्याएं सेम ना है, वो सिर्फ E के लिए कंडीशन थी, F के लिए थोड़ी थी। तो F में तो कुछ भी आ सकता था। ठीक है, इसलिए 15 में क्या है बच्चों? एक पासे को फेंकने से परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंकिए। मतलब अगर हमने पासे को फेंका और 3 का गुणज 3 या 6 आया, भाई 3 के गुणज क्या होते हैं? जो 3 से कट जाए, तो 3 से 3 कटता है, 6 कटता है। तो हमने पासे को फेंका और 3 का गुणज आए, तो पासे को दोबारा फेंको, और यदि कोई अन्य संख्या आए तो सिक्के को छालो। ठीक है, ये कहा है। ठीक है, चलिए, तो 15 में कहा है भाई, पासे के लिए प्रतिदर्श समष्टि यहां से क्या बन रही है? यानी यहां से हमसे कहा है कि भाई अगर आपने पासा फेंका और 3 का गुणज आया, तो फिर आपको दोबारा पासा फेंकना है। तो 3 का गुणज यानी कि 3 आ गया मान लो, तो फिर आपको पासा दोबारा फेंकेंगे। दोबारा फेंकने पे क्या आ सकता है? दोबारा फेंकने पे कुछ भी आ सकता है। तो 3,1 आ सकता है, 3,2 आ सकता है, 3,3 आ सकता है, ऐसे ही 3,4 भी आ सकता है, 3,5 भी आ सकता है, 3,6 भी आ सकता है। भाई पहली बार फेंका आपने तो 3 का गुणज आ गया, फिर दोबारा पासा फेंकेंगे तो फिर कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही 3 का गुणज 6 भी आ गया, तो फिर दोबारा पासा फेंकेंगे तो कुछ भी आ सकता है। 6,1 आ सकता है, 6,2 भी आ सकता है, 6,3 भी आ सकता है, 6,4 भी आ सकता है, 6,5 भी आ सकता है, 6,6 भी आ सकता है। लेकिन अगर 3 का गुणज नहीं आया तो 3 का गुणज नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? भाई 3 का गुणज नहीं आएगा तो 3 और 6 नहीं आएगा, तो बाकी तो सब आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। और 3 का गुणज नहीं आएगा तो फिर आपको एक सिक्का उछालना है। तो भाई 3 का गुणज नहीं आएगा तो क्या आएगा? भाई 3 का गुणज आएगा तो दोबारा पासा फेंकेंगे, ये कंडीशन बन सकती है। और 3 का गुणज नहीं आया तो मान लीजिए 1 आया, तो फिर आपको एक सिक्का उछालना है। सिक्का उछालेंगे तो कुछ भी आ सकता है। 1 के साथ हेड भी आ सकता है, 1 के साथ टेल भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 2 के साथ हेड भी आ सकता है, 2 के साथ टेल भी आ सकता है, 3 तो नहीं आएगा, 4 आ सकता है, 4 के साथ हेड भी आ सकता है, 4 के साथ आपका टेल भी आ सकता है। ठीक है,
और फिर इसके बाद 5 भी आ सकता है, 5 के साथ हेड भी आ सकता है, 5 के साथ टेल भी आ सकता है। ये कंडीशन बन रही है। तो कुल कितने हो गए बच्चों ये 1 2 3 4 5 6 और 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इट मीन्स दैट कि NS आ गया टोटल 20। क्लियर? ठीक है भाई। यानी अगर आपने पासा फेंका, अगर 3 का गुणज आ गया तो आपको दोबारा पासा फेंकना है, तो उसके साथ क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो 3 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकते हैं 3 के साथ, ऐसे 6 के साथ 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकते हैं। लेकिन अगर 3 का गुणज नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 3 के गुणज नहीं है। तो फिर इनके साथ अगर 3 का गुणज नहीं आएगा तो फिर आपको सिक्का उछालना है। सिक्का के साथ हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो 1 के साथ हेड भी टेल भी, 2 के साथ हेड भी टेल भी, 4 के साथ भी हेड भी टेल भी आ सकता है, और 5 के साथ भी हेड भी टेल भी आ सकता है आपका। ठीक है, कुल मिला के NS बन रहा है 120। अब ई घटना में क्या कहा है बच्चों, ई घटना में हमसे ये कहा है न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया जाता है तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रायिकता पूछी है। तो ई बराबर सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रायिकता, सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रायिकता। तो सिक्के पर पट प्रकट हो, पट मतलब बच्चों टेल। तो देखिए कौन सी ऐसी कंडीशन है, टेल आ रहा है सिक्के पर, तो 1T आ रहा है, 2T आ रहा है, 1T आ सकता है, 2T आ सकता है, 4T आ सकता है एंड 5T आ सकता है। ठीक है, 5T आ सकता है। ये कंडीशन बन रही है बच्चों। ठीक है, 1T भी आ सकता है, 2T भी आ सकता है, और 4T भी आ सकता है, और 5T भी आ सकता है। तो इसके लिए अगर हम लिखें यहाँ पे NE तो कितना होगा भाई, 1 2 3 4, तो 4। ठीक है भाई, प्रायिकता जिसकी पूछी है उसको ई लेंगे आप। और दूसरे में कहा है न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट हो। F में कह रहा है न्यूनतम पासे पर संख्या 3 प्रकट हो, न्यूनतम पासे पर संख्या 3 प्रकट हो। तो न्यूनतम पासे पर संख्या 3 प्रकट हो, तो भाई न्यूनतम पासे पर संख्या 3 प्रकट हो, बस ये हमसे बच्चों इसने कहा है। तो न्यूनतम पासे पर संख्या 3 प्रकट होने के लिए देखिए क्या करेंगे, नहीं कम से कम पासे पर 3 संख्या जरूर आए, कम से कम पासे पर 3 जरूर आए बच्चों। तो 3,1 आ सकता है, आ रहा है इसमें, 3,2 आ सकता है, 3,3 आ सकता है, 3,4 भी आ सकता है, 3,5 भी आ सकता है, 3,6 भी आ सकता है। क्योंकि इसने कहा कम से कम पासे पर 3 जरूर प्रकट हो। तो और कहीं 3 आ रहा है बच्चों, और कहीं 3 आने की संभावना, यानी कम से कम पासे पर, भाई ये तो कहा है। दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ना मेन है। अगर हमने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो बात बन जाएगी। यस, यही कह रहा है कि कम से कम पासे पर 3 जरूर आए। तो भाई 3 के लिए तो ये कंडीशन बन रही है, और 1 और 3 कहीं देख लो आ रहा हो तो 1 ही आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो 6,3 भी आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए NF कितना हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7, यस 7 आ गया। ठीक है, अब इनमें कॉमन पॉइंट देख लीजिए आप। तो E इंटरसेक्शन F, तो कॉमन पॉइंट क्या है इन दोनों में भाई, इन दोनों में कॉमन पॉइंट है कोई? आई होप कि इनमें कोई कॉमन पॉइंट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सबके साथ T है, टेल आया, इसमें किसी के साथ टेल नहीं आ रहा, तो नो कॉमन पॉइंट, यानी 5 खाली। इट मीन्स दैट कि NE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 0। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालो प्यारे। तो यहाँ से आप निकालेंगे PE, तो NE कितना है 4, NS कितना है, NS है आपका 20, तो 4 पंजे 20, यानी 1/5। PF अगर यहाँ से आप निकालेंगे तो NF 7 और ये 20। अगर आप यहाँ से PE इंटरसेक्शन F निकालेंगे तो कितना है, PE इंटरसेक्शन F के लिए N लगाना पड़ेगा, NE इंटरसेक्शन F 0, और ये कितना हो गया 20, इट मीन्स 0 आ गया। अब आपको निकालना है PE/F, तो PE इंटरसेक्शन F/PF, तो ये कितना है भाई, ये 0 आ रहा है, और अपॉन PF की वैल्यू 7/20। तो कुछ भी आया नीचे तो ये तो सब 0 ही होने वाला है, तो इट मीन्स 0 आ गया। तो आपको बस ध्यान देना है, ध्यान देते हुए पॉइंटों को कलेक्ट करना है, फिर आपकी बात बनती जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो
इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। आई थिंक ये बच्चों 2 ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको देख लेते हैं। चलो, इसमें क्या है कि पी ए बराबर 1/2, पी ए बराबर 1/2 एंड पी बी बराबर हमें दे रखा है 0 हो, तो पी ए अपॉन बी की वैल्यू बताओ भाई कितनी होगी। ठीक है, तो कोई नहीं, फॉर्मूला लगा दो। पी ए अपॉन बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो भाई पी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 0 है भाई। पी ए इंटरसेक्शन बी तो अभी हमें पता नहीं है, बट पी बी की वैल्यू कितनी है, 0। 0 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 0 से भाग देंगे तो यहाँ पे नॉट डिफाइन आएगा। क्योंकि बच्चों हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है कि बस इसमें जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित आपका ऑप्शन करेक्ट, परिभाषित नहीं है, मतलब एक ही बात है। ठीक है, 17 में हमसे क्या कहा है, ए और बी 2 घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए अपॉन बी बराबर है पी बी अपॉन ए के, ओके, डज नॉट इक्वल टू 0। तो इनमें से कौन सी कंडीशन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया आप ऐसा करो, फॉर्मूला लगाओ। पी ए अपॉन बी का क्या होता है फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी वी बराबर पी, इसके लिए भी होता है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। इससे ये कट गया, तो ये पी ए बराबर आ गया पी बी के। ऑप्शन नंबर इज डी करेक्ट। ठीक है, इसी के साथ आपकी बच्चों ये एक्सरसाइज समाप्त।